हेलो बच्चों, देखो इसमें अब एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन कल बताए थे पहले चैप्टर क्लास 11 के पहले चैप्टर में। अब हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, चलो भैया क्वेश्चन लिखते चलते। कई लोगों को दिक्कत है कि पता नहीं क्वेश्चन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया है तुम्हारे में 1.3 है। आयरन के उस ऑक्साइड का, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन ये दे रहा है, तो देखो इसमें हम करते क्या है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। ये वैल्यू कितना भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। इस बेस का अगर हमको देखना है कि इस बेस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मूलानुपाती सूत्र। देखो अभी ये हाफ क्वेश्चन दिया है, इसी में मूलानुपाती सूत्र से और सूत्र भी ज्ञात करना रहता है, लेकिन खैर क्वेश्चन में सिर्फ मूलानुपाती सूत्र दिया है तो मूलानुपाती सूत्र की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व किया जाता है तो इसका एक टेबल बनाया जाता है। क्या क्या लिखा जाता है? तत्व होता है, इसका द्रव्यमान लिखा जाता है, परमाणु भार लिखा जाता है, उसके पश्चात इसकी प्रतिशतता लिखी जाती है, प्रतिशतता के बाद से आपेक्षिक द्रव्यमान निकाला जाता है। आपेक्षिक द्रव्यमान, देखो आपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता क्या है? तुम्हारा प्रतिशतता अपान परमाणु भार। प्रतिशतता अपान परमाणु भार होता है, तो टेबल में प्रतिशतता को पहले कर लेते हैं, प्रतिशतता को और परमाणु भार को बाद में कर लेते हैं। तो आपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है तुम्हारा प्रतिशतता अपान परमाणु भार, और ये होता है सरल अनुपात। सरल अनुपात, ठीक है ना? ये सरल अनुपात होता है, इस टर्म्स में लिया जाता है। अब देखो तत्व कौन कौन से हैं, तो तत्वों की संख्या 2 है। यहां पर तत्वों की संख्या कितनी है? 2। तत्वों की संख्या तुम्हारी 2 है। कौन कौन है? एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। इसकी प्रतिशतता दी गई है 69.9, इसका 30.1। परमाणु भार आयरन का 56 होता है, ठीक है ना? इसका 56 होता है, इसका 16 होता है। अब देखो इसमें डिवाइड कर देंगे। आपेक्षिक द्रव्यमान बराबर क्या होता है?
प्रतिशतता अपान परमाणु भार, तो निकालेंगे तो तुम्हारा प्रतिशतता दिया है 69.9, इसमें कितना दिया है 30.1 अपान 16, 1.25 और 1.88 के करीब आएगा। देख लेना, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना। जब ये वैल्यू देखेंगे ना तो इसको ज्ञात करने के लिए एक बात याद रख लेना कि इसको ज्ञात करने के लिए टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ टेबल बनाए तो पहले हम लिए तत्व, उसके बाद से प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है प्रतिशतता अपान परमाणु भार, ठीक है। उसके पश्चात तुम्हारा आता है सरल अनुपात। जब डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड करने के पश्चात 1.25 इसका आएगा, जितना भी है डिवाइड कर लेना, हम प्रोसेस बता रहे हैं। उसके पश्चात ये 1.88 आया। अब देखेंगे जब सरल अनुपात निकाला जाता है तो सरल अनुपात में क्या किया जाता है। सरल अनुपात में हम क्या करते हैं, तो सरल अनुपात को देखा जाता है तो सरल अनुपात में जो सबसे छोटा रहेगा उसमें सब में ये इन दोनों में डिवाइड कर देंगे। अगर 3 होता तो तीनों में डिवाइड करते, 4 होता तो चारों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा इसमें इन दोनों में कौन सा है, 2 ही तत्व लिए गए हैं, आयरन और ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें ये 1.25 है और ये तुम्हारा 1.88 है, तो इन दोनों में छोटा है 1.25। तो हम क्या करेंगे 1.25 में 1.25 का डिवाइड करेंगे सरल अनुपात निकालने के लिए, 1 आया। अब 1.88 में 1.25 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 1.5 के करीब आएगा, 1.5 के करीब आ रहा है। तो अब देखो अभी भी ये सरल अनुपात में नहीं बना है, ये भाई पूर्णांक के रूप में नहीं बना, तो हम इसे पूर्णांक के रूप में बनाएंगे। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, ये दे देता है तो तुम कहते कि अगर ये सरल अनुपात आ गया होता, जैसे 1 आ गया होता, इसका 2 आ गया होता, सपोज डेट मान लेते हैं, तो इसमें कुछ भी दे दिया होता, चाहे इसका 2 आ गया होता, इसका 3 आ गया होता और मूलानुपाती सूत्र निकल जाता, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन ये दशमलव के रूप में है तो तुम कहोगे कि सर अब इसी रूप में लिख दे, क्या नहीं, वो और रस समीकरण युक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जब दिखाएंगे तो इसको पूर्णांक बना लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब जो तत्व लिए हो उसका आया सरल अनुपात उतना, तो Fe रेशियो ऑक्सीजन का जब लोगे, Fe संबंध ऑक्सीजन, तो इसमें कितना आया 2 संबंधे 3, 2 रेशियो 3 आया, ठीक है ना, 2 रेशियो 3 आया इसमें। तो अब देखो आयरन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 3, यही तुम्हारा मूलानुपाती सूत्र हुआ। यही तुम्हारा इसका पूछ रहा था मूलानुपाती सूत्र, तो यही तुम्हारा मूलानुपाती सूत्र हुआ। पूछ रहा था कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, तो Fe2O3 ये तुम्हारा मूलानुपाती सूत्र हुआ, ठीक है ना। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में लिया गया था कि इसमें इसकी प्रोसेस क्या है, तो ये तीसरे क्वेश्चन को लिया गया। अब आते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना, इसको देख लो भैया। ये तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें चौथा क्वेश्चन आता है, तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, चौथा क्वेश्चन जो दे रहा है तुम्हारा, वो दे रहा है प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। प्राप्त CO2 की मात्रा का परिकलन कीजिए। मात्रा का परिकलन कीजिए। इसमें पहला पॉइंट क्या दे रहा है, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है।
1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, हवा में जलाया जाता है। दूसरा पॉइंट दे रहा है इसमें क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। यही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दे रहा था कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन को जब देख लेते हैं भैया, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लेते हैं कि उस क्वेश्चन में आखिर क्या दिया गया है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो भैया, अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि प्राप्त CO की मात्रा का परिकलन करना है। तो हमको यहाँ पर ये देखेंगे कि CO2 प्राप्त कैसे हुआ है। पहले तो इसका रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। इसका हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे कि इसमें CO2 हमको प्राप्त कैसे हुआ। तो तुम जानते हो, सिंपल सी बात है, ये तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है। तो भाई रिएक्शन हम सिंपल सी बात है हम लिख दे रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे C+O2 = CO2। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं रस समीकरण मित्ती से, तो इसमें कार्बन के एक परमाणु लिया गया था, यानी कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, ठीक है ना। तो कार्बन का परमाणु भार होता है तुम्हारा 12। तो इसमें लिया गया, तो कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 ग्राम कार्बन को 16 दूना 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 16 दूना 32। तो यहाँ पर लिया गया 32 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जा रहा है, तब इसका अणुभार निकाल लेंगे। तो 12 + 16 दूना 32 कितना हुआ, 2 2 4 3 1 4 44। तो यहाँ पर हमको 44 ग्राम CO2 का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 44 ग्राम CO2 का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इतना टर्म्स आ गया। अब इतना देख लो रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्वेश्चन देख लिया होगे तुम लोग, इतना क्वेश्चन दिया है। अब ये तुम्हारा निकाल लिए इसमें कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाए तो CO2 प्राप्त हुआ। तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 44 ग्राम CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। तो यहाँ 1 मोल कार्बन को लेते हैं, हवा में जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 का निर्माण होता है। कितने ग्राम, 44 ग्राम CO2 का निर्माण होता है। तो सीधे सीधे इसका आंसर होगा पहले का, कि पूछ रहा है कि 1 मोल C को हवा में जलाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम रस समीकरण मित्ती के अनुसार जब हमें लिखे हैं यहाँ पर, सॉरी इसमें इसको हम लिखे हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब निकाले होंगे स्टाइकियोमेट्रिक के अनुसार, जब पूरे की मात्रा लिखी जाती है या मोल पढ़ाए होंगे तो उसमें सबकी मात्रा लिखते थे रिएक्शनों में कि इतने ग्राम से इतना ग्राम प्राप्त होता है, इतने में क्या होता है। ये दोनों कंडीशन मोल को और स्टाइकियोमेट्री दोनों पढ़ाए होंगे तो इसमें इनकी मात्राएं हम नीचे दिखाए होंगे कि कैसे कैसे इनकी मात्राएं निकाली जाती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर दिखाए होंगे। तो जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। तो यहाँ 1 मोल कार्बन है, इसको हवा में जलाते हैं तो हमको 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। सीधे सीधे इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया। तो पहले का आंसर होगा कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाते हैं, 1 मोल कार्बन बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 मोल कार्बन से हमको लिख सकते हो 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुआ। सीधे सीधे आंसर आ गया।
कि 1 मोल कार्बन से हमको 44 ग्राम CO2 क्या हुआ, प्राप्त हुआ। 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम CO2 हमको प्राप्त हो गया। यहाँ सिंपल सी बात है, सीधे सीधे आ गया। अब उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर तो दिया है रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिया है कि यहाँ पर 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम यानी लिया गया है। 1 मोल कार्बन को जलाया गया है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो 44 ग्राम प्राप्त हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है तो कितना CO2 प्राप्त होगा, ये हमको देखना है। तो हमको देखना है तो यहाँ पर कि 32 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। चूंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग 32 ग्राम O2 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन से हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इतना हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसके पश्चात अगर हम देखते हैं 1 ग्राम O2 से कितना प्राप्त होगा तो यहाँ निकाल लेंगे। 1 ग्राम O2 से कितना प्राप्त होगा तो 44/32 ग्राम CO2 हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आता है ना, बुरा भाग जो घटाना कर लेना, ठीक है, इतना आता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब 16 ग्राम O2 में तो हम निकाल लेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार 16 ग्राम O2 में निकालेंगे तो 44/32 गुणे 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आया तुम्हारा, आ गया 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2। यहाँ पर हमको 22 ग्राम CO2 क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लो, हमको 22 ग्राम CO2 क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सिंपली तौर पे इसको हम निकाल दिए कि इसमें कितना प्राप्त होता है। तो ये देख लो कि इसका तो आंसर सेम था कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, तो 1 मोल कार्बन को लिए हवा में जलाए तो 44 ग्राम CO2 हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये सिंपल सा है। इसका आगे दूसरे को आ रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है। तो रिएक्शन के अनुसार हम निकाले हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। सिंपल सा बात है, हमने लिख दिया। उसके पश्चात हम क्या किए कि हम इसमें लिए कि 1 ग्राम O2 बराबर कितना होगा, तो इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, इतने ग्राम CO2 प्राप्त होंगे। तो 16 ग्राम प्रश्नानुसार तुम्हारा पूछा था 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने से कर देंगे 22 ग्राम। अगर गुणा भाग जोड़ घटाना सही होगा तो तुम्हारा प्रोसेस क्या है, सही है, ठीक है ना। ये तुम्हारा प्रोसेस सही है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया था, चौथा क्वेश्चन NCERT का। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल तुमको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बस उसके बेस को बदलो। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन, देखो उसमें क्या है कि सांद्रता मोल प्रति लीटर में पूछ दिया है। तो कई लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग आके बार बार हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ऐसे कैसे होगा, कैसे, ये क्या पूछा, इसका फार्मूला तो बताया नहीं है। तो हम बता रहे हैं, जो मोलरता होता है सांद्रता के पदों में, उसको मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो वही सांद्रता मोल प्रति लीटर में दे दिया है, डेंसिटी दे दिया, आयतन नहीं दिया है, घनत्व तो दे दिया, आयतन नहीं दिया है, तो हम उससे निकाल लेंगे। अभी उसका तात्पर्य हम बता दे रहे हैं कि कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो भैया, NCERT के बुक से पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, सोडियम एसिड, सॉरी, ओहो ये तो सोडियम एसीटेट 6वां क्वेश्चन है वो। 5वां पहले देख लो, सोडियम एसीटेट CH3CONA, सोडियम एसीटेट का 500 ml, सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जली विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, उसके
कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दिया गया है। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम प्रति मोल है। जो क्वेश्चन अभी बता रहे थे वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो पूछा है प्रतिशतता में दिया गया है वो वैल्यू, वो 6 वाला क्वेश्चन है। सेम ये जो क्वेश्चन है जिस फार्मूले पे लगेगा वो भी उसी फार्मूले पे लगेगा। अभी जो जस्ट इसके पहले बताए हैं उस क्वेश्चन में सांद्रता ग्राम प्रति मोल पर लीटर में पूछ दिया गया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यही मोलरता इसमें भी ज्ञात करना है, इसमें भी मोलरता वाला ही फार्मूला लगेगा, तो इसमें द्रव्यमान पूछ दिया है। फार्मूला सेम है, उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया। देखो जैसे सांद्रता के पद में हम ऐसे बता दे रहे हैं, मोलरता बराबर W/m इंटू 1000/V ml में होता है। ये 1000 नहीं रहेगा तो ये लीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों में 6 और ये 5th क्वेश्चन में एक ही फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन वैल्यू अलग अलग पूछ दिया। किसी में मोलरता पूछ देता है, किसी में ये तुम्हारा द्रव्यमान पूछता है, इसमें द्रव्यमान ही पूछा है, ठीक है ना। किसी में इसी को मोलरता को मोल पर लीटर में पूछ देता है। तो ऐसे पूछने के लिए अलग अलग तरीके से इसको 3-4 तरीके से पूछता है तोड़ मरोड़ के, तभी हम 6 क्वेश्चन आएगा तो उसको बता देंगे। इसमें भी वही कंडीशन है, यही फार्मूला बताएंगे, इसी फार्मूले बेस पे होगा। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है, तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आखिर वैल्यू दिया क्या गया है, वैल्यू दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसमें वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है ना। तो हम वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू देखा जाता है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या क्या वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसमें वैल्यू क्या क्या दिया गया है। तो देखो भैया, सोडियम एसीटेट CH3CONA का 500 ml, सोडियम एसीटेट का 500 ml यानी कि V का वैल्यू दिया है 500 ml मिलीलीटर में दिया गया है। कह रहा है कि इतना मोलर जली विलियन दिया गया है, यानी कि ये तुम्हारा यह मोलरता दिया गया है, ये आयतन है, ये तुम्हारा आयतन है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मोलरता है, मोलर में दिया गया है वैल्यू, तो ये तुम्हारा मोलरता है। मोलरता बराबर दिया गया है 0.375, मोलरता दी गई है 0.375 दिया गया है, ठीक है ना, 0.375 दिया गया है। उसके पश्चात जलीय विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी कि स्मॉल w, ये द्रव्यमान पूछ रहा है, स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। और सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दे दिया गया है, मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m का वैल्यू दिया गया है। मोलर द्रव्यमान दे दिया गया है कितना, 82.0245 ग्राम प्रति मोल, ये वैल्यू दिया गया है मोलर द्रव्यमान। तो अब देखो, अब यहां पर इतना दे दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। वैल्यू जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, क्या पूछा है उसको भी क्वेश्चन मार्क में कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको अपने तरीके से क्वेश्चन मार्क में कर लेते हैं और तब हम लिखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो मोलरता इजिकल टू फार्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का और भार इंटू 1000/V ml में। अब देखोगे तुम्हारा मोलरता दिया गया है 0.375, स्मॉल w का वैल्यू कितना दिया गया है निकालना है, स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया गया है 82.0245, ये 1000 V ml में 500,
अब बताओ, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लोगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। कैसे इसको निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका इसमें कर दोगे, तो W का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 अपान 1000। अब तुम्हारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, गुणा भाग जोड़ घटाना किए तो W का जो वैल्यू आता है वो 15.375 आएगा, 15.375 आता है। जो भी आया हो यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को घुमा के दिया गया था, इस क्वेश्चन को घुमा के दिया गया था, तो हम बता दिए हैं कि ये किस तौर पे दिया गया था। इसमें इसके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मोलरता, इसमें मोलरता के फार्मूले पे ही क्या पूछ दिया, द्रव्यमान पूछ दिया, और भार भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है, बाकी सब वैल्यू दिया रहेगा, या मोलरता पूछ सकता है, या मोलरता को अभी अगला जो क्वेश्चन है जो हम कह रहे थे, इसके पहले हम बात किए थे इस क्वेश्चन के पहले, तो जो वो क्वेश्चन है उसमें क्या किया है कि मोलरता को मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है, सांद्रता के पद में आता है। तो अब पूछ देगा मोल प्रति लीटर में इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो मोल प्रति लीटर में सांद्रता घनत्व तो दे देगा, वहाँ आयतन नहीं देगा, तो घनत्व के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। उसका जो विलेय की मात्रा देगी वो प्रतिशतता में देगी, जो विलेय की मात्रा देती है वो प्रतिशतता में देती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें मोलरता के पदों में क्वेश्चन पूछता है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर सही है, मैं कहा ना कि तुमको मैं प्रोसेस बताया हूँ, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आंसर रख दिया हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, हमने वैल्यू बता दिया। अब जो 11th में लड़का आ गया साइंस से पढ़ता हो तो कैलकुलेशन कर सकता है ना, वैसे हम भी कैलकुलेशन रख दिए हैं, कैलकुलेशन करके रख दिए हैं कि इतना आया है वैल्यू, ठीक है ना। हम वैल्यू रख के बता दिए हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना करना था, मैं वैल्यू रख दिया हूँ। इसके बाद से तुम समझना, बाकी कैलकुलेशन तो तुमको आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का, उस प्रतिदर्श का मोल पर लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए। मोल पर लीटर सांद्रता का परिकलन कीजिए, मोल पर लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति ml हो। एक क्वेश्चन में दे रहा है, तुम्हारे इतना वैल्यू, तो वही कहे हैं कि यहां अब देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब यहां मोलरता न पूछकर क्वेश्चन को घुमा दिया है, यहां पर मोलरता न पूछकर उसको पूछ दिया है मोल पर लीटर के रूप में। तो बात वही है, मोल पर लीटर का मतलब है कि यहां पर तुम्हारा ये सांद्रता के पद है, मोलरता पूछ रहा है, और यहां पर अब आयतन न देकर घनत्व दिया है,
आयतन नहीं देकर क्या दिया है, घनत्व दिया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है, देखो द्रव्यमान किस में दिया है, प्रतिशतता में दिया है। तो कह रहा है कि उस द्रव्यमान प्रतिशत 69% है, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 69% है, ये दिया गया है। तो इसमें इसका तात्पर्य है, इसमें इसका तात्पर्य है 69% का, 69% का तात्पर्य है कि 69% का तात्पर्य है कि 69% का तात्पर्य है कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में तुम्हारा 100 ग्राम बिलियन में 69 ग्राम विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। इसका तात्पर्य यही हुआ, यानी कि विलेय उपस्थित है, तो यानी कि विलेय यहाँ पर क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है, विलेय है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का भार स्मॉल W का वैल्यू 69 ग्राम दिया गया है, ठीक है ना। ये तुम्हारा बिलियन का भार दिया गया है 100 ग्राम। इसका तात्पर्य यही है, अगर प्रतिशतता में 69 दिया हो, 70 दिया हो, 95 दिया हो, 45 दिया हो, 95 दिया हो, 90 दिया हो, कुछ भी दिया है, उसका मतलब है द्रव्यमान के रूप में दिया है, तो उसका मतलब है कि 100 ग्राम बिलियन में उतने ग्राम विलेय क्या है, उपस्थित है। उसका तात्पर्य यही है कि 100 ग्राम बिलियन में उतने ग्राम विलेय क्या है, उपस्थित है। अगर ग्राम में दिया, अगर वही आयतन में दिया होता तो हम बोलते 100 ml में उतना ml या उतना ग्राम वह क्या है, उपस्थित है। अगर जिसमें भी वैल्यू देता उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निकालते। तो इसका तात्पर्य यही है। तो स्मॉल W का वैल्यू दिया है, यानी कि विलेय, विलेय का वैल्यू दिया है कितना, 69 ग्राम। अब HNO3 का अणुभार निकाल लेंगे, यम अणुभार है, तो विलेय का अणुभार निकालेंगे तो HNO3 अणुभार निकाल लेंगे। तो कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इनका परमाणु भार दिया नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नीचे देता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार इतना है, नाइट्रोजन का परमाणु भार इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, जो भी दे, सल्फर का इतना है, प्लाज्मा का जो भी कंपाउंड देगा उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उनका परमाणु भार नीचे दे देता है कि H बराबर इतना, S बराबर इतना, O बराबर इतना, Na बराबर इतना, Fe बराबर इतना, ये तमाम चीज़ें उसका परमाणु भार दे देता है। जिसका भी जिस यौगिक के बारे में बात कर रहा है उसके परमाणु भार दे दिया जाता है वहाँ पर। तो हम HNO3 का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पर अणुभार जब निकालेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखेंगे 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 गुणे 1 प्लस नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो 1 गुणे 14 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 गुणे 16। अब इसको गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेंगे जो आएगा, तो 14 कनम 14, 14 1 15, 15 प्लस 36 18, 3 कनम 3 1 4, कितना आ रहा है भैया, 8 2 10, 3 13, 4 1 5 1 6, 63, 63 आ रहा है, 63 आ जा रहा है। तो इसका अणुभार इतना आ गया। हम इसको सॉल्व कर लिए, अणुभार निकाल के बता भी दिए, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये जान लेगा कि अणुभार ऐसे निकाला जाता है। अब क्या दिया है इसमें, इसका घनत्व दिया गया है, घनत्व दिया गया है, घनत्व दिया गया है तुम्हारा कितना, 1.41 और बिलियन का द्रव्यमान दिया गया है, बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, ये तुम जानते हो। घनत्व इज इक्वल टू होता है तुम्हारा द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इज इक्वल टू इसको लिया जाता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है तुम्हारा द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन का वैल्यू निकालना है तो आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान तुम्हारा दिया गया है 100, घनत्व दिया गया है 1.41, ऐसे ही रहने देते हैं।
और क्वेश्चन में वैल्यू क्या पूछा है देख लो, मोलरता इजिकल टू, यही पूछा है मोलरता, मोल पर लीटर में दे दिया है W अपान m इंटू 1000 अपान V ml में, आयतन जो निकलेगा ml में। अब वैल्यू रख रहे हैं तो m इजिकल टू स्मॉल w का वैल्यू कितना दिया है 69 ग्राम, स्मॉल w का वैल्यू कितना दिया है 69 ग्राम। m का वैल्यू, m अणुभार है, कितना निकाले हो 63, 1000 अपान V 100/1.41, ठीक है ना। इसका गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेंगे। गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना, 15.44 के करीब आएगा, यही मोल पर लीटर में सांद्रता है, ठीक है ना, यही पूछ रहा था। बाकी अब वैल्यू रख दिया, पूरी प्रोसेस बता दी है, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को इस तरीके से, अभी मोलरता के पद में मोलरता डायरेक्ट न पूछ के क्या पूछा था, उसका विलेय का भार पूछ दिया था। अब यहाँ पर मोलरता न पूछकर उसी को मोल पर लीटर में पूछ दिया था, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बड़ा दिया रहता है, घुमा के दिया रहता है, लेकिन जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से, और कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी हो, इन दोनों में कोई भी न्यूमेरिकल, किसी चैप्टर का अगर न्यूमेरिकल लगाते हो तो उसमें क्या करोगे तुम, उसमें जितना वैल्यू दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और तब फार्मूला लगाते हैं कि इसमें क्या निकालना है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या नहीं है तो अदर फार्मूले का यूज करते हैं। जब सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो बहुत आसानी से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो जब सिस्टमेटिक वे में चलते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ो और आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था। हो गया होगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन नंबर 7। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, सिंपली तौर पे समझने के लिए जान लो कि जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, अगर इस ब्रेक करेगा तो Cu पे +2 आयन और SO4 पे -2 आयन में, सिंपली तौर पे समझ लो, ठीक है ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लो कि ऐसे इस रूप में लिया गया, ठीक है। हम सपोज दैट मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये कि दोनों तरफ से चला है, तो इस रिएक्शन को कि कॉपर आयन है सल्फेट आयन के साथ हम मिलाए, दोनों आपस में मिले, कॉपर सल्फेट का क्या किए, निर्माण किए। तो इसमें अगर निकालते हैं तो 159 ग्राम कॉपर सल्फेट में, यानी कि कॉपर सल्फेट का जब अणुभार निकालोगे, कॉपर सल्फेट का जब अणुभार निकालोगे तो कितना आएगा, 159 ग्राम आएगा। तुम निकाल के देख लेना, ठीक है ना, अणुभार निकाल लेना। तुम्हारा कॉपर का कितना होता है
63.5 के करीब होता है, तो 63 मान लेना। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16। निकाल के देख लेते हैं कितना हो रहा है तुम्हारा कॉपर का 63 16 यस 32 4 गुणे 16 कितना हो रहा है 3 2 5 6 3 9 प्लस 6 चौको 24 के 4 2 4 कम 4 2 6 5 4 9 और 9 1 10 5 15 159 अणुभार आ गया। निकाल के मैं बता दिया हूँ कि कॉपर सल्फेट का अणुभार कितना है 159 ग्राम। और कॉपर का होता है तुम्हारा 63। कॉपर का अणुभार कितना होता है, सॉरी वही अणुभार परमाणु भार, जब कॉपर सिंगली तौर पे है तो परमाणु भार ही अणुभार होगा उसका, तो 63। तो ये तुम्हारा अणुभार हम निकाल दिए इतना। कॉपर का अणुभार इतना होता है 1 ग्राम में मात्रा। Cu बराबर होता है 63 ग्राम। अब इसमें SO4 की बात करेंगे। अगर Cu टूटता है, SO4 पे -2 हो गया, इसका निकालोगे तो इसका निकाल लेते हो तो कितना होता है, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ दो। अब क्वेश्चन में Cu बराबर 63 ग्राम होता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इतना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जान लिए। अब कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम निकाले कॉपर सल्फेट की मात्रा कितनी है तो 159 ग्राम आ रहा है और कॉपर का परमाणु भार 63। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी तो कॉपर सल्फेट की ग्राम में मात्रा निकाले स्टाइकोमेट्री से या ऐसे जनरली तौर पे निकाल लिए, तो इसका अणुभार जो है वही उसकी ग्राम में मात्रा हुई। तो 159 ग्राम से यहाँ पर हम निकालेंगे तो 159 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63 ग्राम कॉपर है। 159 ग्राम कॉपर सल्फेट से हम 63 ग्राम कॉपर प्राप्त कर सकते हैं, या कॉपर है उसमें ये कह सकते हैं। तो अगर हम चलते हैं इसमें सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 159 ग्राम कॉपर सल्फेट में 159 ग्राम कॉपर सल्फेट बराबर 63 ग्राम कॉपर है इसमें। तो अगर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो 63/159 ग्राम Cu होगा कि नहीं, यहाँ निकाल लिए इतना होगा। तो अब प्रश्नानुसार 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कह रहा है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट बराबर निकालेंगे 63/159 गुणे 100 ग्राम कॉपर, इतना प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। ये 39.62 ग्राम कॉपर आएगा, इतना आ गया। हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन में पूछा कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि 159 कॉपर का अणुभार, कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालेंगे तो 159 ग्राम कॉपर सल्फेट से 63 ग्राम कॉपर हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अब 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में तो इसका डिवाइड हो गया है, तो प्रश्नानुसार 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना प्राप्त कर सकते हैं, तो 39.62 ग्राम कॉपर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतना ग्राम हम कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। अब हो गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये लगता है टूट जाएगा क्या, बज रहा है। चलो भैया देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दिया है कि आयरन के उस ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत इतना और इतना दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना तुम्हारा 8 वही रिपीट किया, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है एनसीईआरटी में। तीसरा और 8वां क्वेश्चन सेम है, जो तुम उसमें निकाले थे ना, इसमें आणविक सूत्र पूछ दिया है, मूलानुपाती सूत्र निकाले थे और मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र दे रहा है, तो आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, n बराबर 1 वैल्यू रख लेना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आ जाएगा। सेम तीसरा और 8वां सेम क्वेश्चन, अभी तीसरा बताया है ना, तो तीसरा क्वेश्चन बताएं तो तीसरा और 8वां सेम है। तब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है? 9वां क्वेश्चन में दे रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आंकड़ा क्या क्या दिया है? प्रतिशतता में वैल्यू दिया है 35 Cl 37 Cl। प्राकृतिक बाहुल्यता क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख रहे हैं। मोलर द्रव्यमान क्या क्या दिया है? 75.77 दिया है, ये 24.23 दिया है, ये 34.9689 दिया है, ये 36.9659 दिया है। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में इतना दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में इतना दे दिया गया है। अब A1 बराबर A2 बराबर कितना दिया है देख लेंगे। मोलर द्रव्यमान को A1 A2 से दिखा लें, क्योंकि फार्मूला जब हम बताए थे तुमको तो याद करो वो दिन जब हम फार्मूला बताए थे, और यहाँ पर हम याद दिला दे रहे हैं। वो दिन याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पे याद दिला दे रहे हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर फार्मूला होगा A1 x1 प्लस A2 x2। अगर 2 से 2 ही दिया है, 2 से अधिक होते तो और भी ले लेते x1 प्लस x2। A1 A2 क्या है? तुम्हारा मोलर द्रव्यमान है। A1 A2 क्या है? मोलर द्रव्यमान है तुम्हारा। और उसके पश्चात x1 x2 क्या है? प्राकृतिक बाहुल्यता है। ये फार्मूला है। अगर 2 से अधिक भी समस्थानिक दिए गए होते ना, यहाँ 2 से अधिक भी समस्थानिक दिए गए होते, तो 2 से अधिक समस्थानिक अगर दिए होते यहाँ पर तो भी हम लगा सकते थे, ठीक है। तो जितना हो सकता उतना बढ़ा सकते थे। यहाँ पर A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपन x1 प्लस x2 प्लस x3 हम यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब यदि हम बात करते हैं तो जब औसत परमाणु द्रव्यमान पूछेंगे तो मोलर द्रव्यमान पहले देख लेते हैं। देखो भैया A1 का वैल्यू कितना दिया है? 34.9689। हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसमें दशमलव के बाद से 1-2 अंक ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, रख भी लेना। दशमलव के बाद से 2 अंक रखा जाएगा। A2 का वैल्यू कितना दिया है? 36.9659। x1 का वैल्यू कितना दिया है? 75.77 बाहुल्यता है। x2 का वैल्यू कितना दिया है? तो 24.23 दिया है। 24.23 दिया है, ठीक है ना।
इतना क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसमें फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर A1 का वैल्यू कितना है 34.96, x1 का वैल्यू कितना है 75.77 प्लस A2 का वैल्यू कितना दिया है, A2 का वैल्यू दिया 36.96 और x2 का वैल्यू 24.23 अपान x1 प्लस x2 75.77 प्लस 24.23। गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेंगे। गुणा भाग जोड़ घटाना करने के पश्चात आएगा 35.4 के करीब। जो भी आए हम लिख दिए यहाँ पर कि ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ये आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसमें आंकड़ों के आधार पर, ये तुम्हारा निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना हमको करना था, तो हम औसत परमाणु द्रव्यमान की यहाँ पर गणना कर दिए हैं कि इसको किस तौर पे इसकी गणना की जाएगी, किस तौर पे लिया जाता है। तो हम इसकी गणना कर दिए औसत परमाणु द्रव्यमान की, यहाँ पर गणना कर दिए कि इसका परमाणु द्रव्यमान का गणना हम किस तरीके से करेंगे और कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बारे में हम बता दिए। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 10वां। एथेन के 3 मोलों के में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। चलो भाई 10वां क्वेश्चन के बारे में इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। चलते हैं। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं या किसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन को दर्शाया जाता है तो ये बात याद रख लेना कि जब भी क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं और तब अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं कि दिमाग थोड़ा क्वेश्चनों पे लगा लिया करो। ज़्यादातर तुम लोग जो साइडों पे लगा रहे हो, ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करते हो इधर उधर, मतलब तमाम चीज़ों में समझ रहे हो तुम लोग कि किस में यूज करते हो अपना दिमाग, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चनों में लगा लो। ये चलो 10वां क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन में दिया गया है, दिया क्वेश्चन में कि एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। क्या परिकलन करना है भैया, इसमें ए पॉइंट दे रहा है, इसमें ए पॉइंट दे रहा है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तीसरा पॉइंट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, तीसरा पॉइंट जो तुम्हारा दे रहा है वो दे रहा है एथेन के अणुओं की संख्या, एथेन
एथेन के अणुओं की संख्या, एथेन के अणुओं की संख्या, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन में दिया जा रहा है, इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इतना क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को सही से ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया जा रहा है। पढ़ने के बाद से बताना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो चलो भैया, क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कह रहा है कि एथेन के 3, एथेन का फार्मूला होता है क्या, C2H6। वैसे क्वेश्चन में दिया गया है एथेन का फार्मूला, हम लिखे नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया गया है एथेन का फार्मूला क्या होता है। तो C2H6 एथेन का फार्मूला दिया गया है, ठीक है ना। एथेन के फार्मूले में C2H6 दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। एथेन के 3 मोलों में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या बताना है। एथेन के 3 मोलों में, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन में कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करना, तो उससे पहले हम जानेंगे कि इस एथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तब तो निकालेंगे एथेन के 3 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या। पहले हमको पता होना चाहिए कि एथेन के 1 मोल में कितने हैं कार्बन परमाणु की, उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, तो लेंगे तो एथेन के इसमें निकालते हैं तो सिंपली तौर पे ले सकते हैं। तो अगर हम देख लें कि एथेन का फॉर्मेशन कैसे होता, यहाँ से डायरेक्ट देख लें, इसको लगाने के 2-3 तरीके, कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लगा सकते हो। तो कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या अगर हम बात करें तो सबसे पहले एथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो 3 मोल में एथेन के, तो 2 × 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मोल कार्बन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कह दिए कि C2H6 में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है। C2H6 में कार्बन परमाणुओं की संख्या दिखाई दे रहा है, कितना है, 2 है। तो प्रश्नानुसार पूछ रहा है एथेन के 3 मोल में, एथेन के 3 मोल में, तो C2H6 के 3 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6 मोल कार्बन। कितना हो गया, 6 मोल कार्बन। इतना निकालिए। यही आंसर हो जाएगा पहले का आंसर यही हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर दूसरे पॉइंट को लिया जाता है, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट को लेते हैं, तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया है देख लेते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है। दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है, यहाँ इत्मीनान से देख लेते हैं। दिया क्या गया, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो लो C2H6 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि C2H6 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6। दिखाई दे रहा है ना, 6 है। इसमें हम देख सकते हैं, तो इसमें कितना है, 6 है। तो अब 3 मोल में C2H6 के 3 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18 मोल का हाइड्रोजन। 18 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 18 मोल हाइड्रोजन परमाणु। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, संभवतः उम्मीद है। अब आते हैं तीसरा, थोड़ा हट के है, एथेन के अणुओं की संख्या पूछ रहा है। इतने में कोई डाउट हो तो बता देना भैया, कमेंट करके बता देना कि हाँ कोई डाउट है, तो उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे।
ठीक है ना, उसमें लिख के भेज देंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं इसमें तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्वेश्चन क्या दे रहा है, चलो भैया तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिया जाता है कि तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है। तो तीसरे पॉइंट का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहाँ लिया जाता है तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो तीसरा पॉइंट जो होता है उसमें क्या है, एथेन के अणुओं की संख्या। तो तुम जानते हो कि 1 मोल एथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 अणु एथेन के होंगे। ये तुम जानते हो कि पीछे बता चुके हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने अणुओं की संख्या होगी। तो 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। या 1 मोल H2 अणु में कितने होंगे अणुओं की संख्या, तो 6.022 × 10⁻23 H2 अणु उपस्थित होंगे। वहाँ पर कुछ भी लिया जा सकता है, इसके जगह पे परमाणु अणु या आयन कुछ भी दे सकता है। ये जब हम मोल का डेफिनेशन बताए थे तो उस समय इसका जिक्र कर दिए थे, ठीक है ना, उस समय इसका जिक्र कर दिए थे। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अपने पॉइंट पे आते हैं तो क्या इसको बताएंगे, इसमें क्या लिया जाता है इस पॉइंट में। तो हम लेंगे 1 मोल एथेन में अणुओं की संख्या, 1 मोल C2H6 में 6.022 × 10⁻23 C2H6 अणु उपस्थित होंगे, अणुओं की संख्या उपस्थित होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है 3 मोल में, किसमें, 3 मोल में। तो 3 मोल एथेन में अणुओं की संख्या, तो 3 × 6.022 × 10⁻23 C2H6 अणु उपस्थित होंगे। यही आंसर हो जाएगा। गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे भाई आंसर इसमें तुम्हारा इतना ही नहीं छोड़ा होगा, 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तब छोड़ा होगा, उसमें क्या दिक्कत है, हम उतना ही छोड़ दिए है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम लॉजिक बताएं कि क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन बड़ा बस दिख रहा है। जब क्वेश्चन, हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मस्ट है। तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो, साइड बुक कोई मिल जाती है, कोई भी साइड बुक मिल जाती है, तुम कोई भी साइड बुक सॉल्व करो, अपने आप ही जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप ही आता जाएगा, तुमको अपने आप ही आता जाएगा। धीरे धीरे उसको सॉल्व कर लोगे, धीरे धीरे तुमको आता जाएगा, ठीक है ना। उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना भी टर्म्स बता रहे हैं, टोटल टर्म्स एनसीईआरटी लेवल का बता रहे हैं, उसके बाद से तुम्हारा बोर्ड लेवल का, इतना तुम जान लो। तुम लगभग, बहुत लोग लगते हैं पहले ही, अभी 11th में 12th में तो लगते हैं आईआईटी पढ़ने, नीट पढ़ने। अरे यार पहले 11 12 तैयार करो ना, अपना बेस तैयार कर लो। बेस तैयार तो आराम से उसमें जाओगे, 1 साल का मौका, 2 साल का मौका लेके आराम से निकल जाएगा। 1 साल तुम्हारे लिए 12th के बाद से काफ़ी है। अगर ये पूरा 11 और 12 तुम एनसीईआरटी 100% तैयार किए हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मान के चलो 65% तुम्हारा, 65% से एबव तुम्हारा तैयार हो गया। आईआईटी और नीट लगभग एनसीईआरटी में अगर पढ़ लेते हो तो, ठीक है ना। इसीलिए इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करो, देखो कि इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो 10 क्वेश्चन हुए। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, फिर से वही कहानी दिया गया है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भैया क्या दिया गया है। क्या कर रहा है, यदि 20 ग्राम चीनी, यदि 20 ग्राम चीनी, शुगर जिसको कहते हैं, चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर, चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में
पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है। लो भैया क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। हम कहे ना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, उसका आयतन कितना हो जाए? 2 लीटर हो जाए, तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो किसी क्वेश्चन में फिर से इस सांद्रता का मतलब मोल पर लीटर में दिया है सांद्रता, यानी कि मोलरता हमको ज्ञात करना है। देखो हम कहने कि मोलरता में ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पर सिर्फ अब देखो, सिर्फ हम इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया। हम कहें ना कि किसी भी जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि क्या क्या वैल्यू दिया गया है। पहले उस वैल्यू को लिख लेते हैं, तब फार्मूले में पुट करते हैं, तब जाके हमको आंसर क्या होती है? प्राप्त होती है। इस तरीके से उसको किया जाता है। तो चलो यदि हम बात करें, जैसे क्या दिया है, यदि 20 ग्राम चीनी को, यानी कि चीनी को जल में पर्याप्त मात्रा में घोला जा रहा है, तो जल विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। जल जो है वो तुम्हारा विलायक है, जल विलायक है और चीनी जो है वह तुम्हारा विलेय है। चीनी जो क्या है? विलेय है। तो यहाँ पर लिया जाता है स्मॉल w का वैल्यू है 20 ग्राम। स्मॉल w का वैल्यू कितना दिया है? 20 ग्राम। अब चीनी का अणुभार C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। अणुभार निकालेंगे तो 12 गुणे 12, कार्बन के 12 परमाणु, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस इसमें 1 गुणे 22, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 22 है, प्लस 11 गुणे 16 + 32, यानी कि 8 और 16, इसको सॉल्व कर लेंगे और भार निकल जाएगा तो 342 ग्राम आएगा। ये तुम्हारा आएगा 342 ग्राम। 342 ग्राम आ रहा है। बोलो यहाँ कोई डाउट है? ये तुम्हारा 342 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा यहाँ पर 342 ग्राम आ गया। इसको सॉल्व किए तो अणुभार, ये भार दिया है, अणुभार निकाल लिए। चीनी का फार्मूला C12H22O11 होता है, हम निकाल लिए। उसका आयतन 2 लीटर हो जाता है। देखो V बराबर 2 लीटर दिया गया है, तो चीनी के विलयन की सांद्रता यानी कि मोलरता पूछ रहा है, बराबर सांद्रता बराबर मोल पर लीटर, इतना वैल्यू पूछ रहा है। मोलरता सांद्रता है, उसको मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में इतने टर्म्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, इतने टर्म्स पूछे जा रहे हैं। तो अब देखो, अब इसमें क्या हुआ? मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है? m = W/m × 1000 अपान V। ml में होता है, लेकिन वैल्यू लीटर में दिया है तो क्यों बदलने जाए। लो भैया, तो इसको कर ले 1/V लीटर में, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। रखेंगे तो मोलरता ज्ञात करना है। W का वैल्यू कितना है? 20। m का वैल्यू कितना है? 342। इसका कितना वैल्यू है? 2। तो 10 बार में गया
2 पच्चे 10, 2 का नम 2, 2 सत्ते 14, 2 का नम 2, 171 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के पश्चात 0.0342 आएगा। मोलर लिख सकते हो ऐसे, सांद्रता के पद है। तो ये 3 कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। ऐसे जो भी क्वेश्चन देता है उसको तुम सॉल्व करो। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, 12 से लेकर होगा। उसमें भी सेम वही क्वेश्चन दिया है, घनत्व तो दे दिया गया, मोलरता दे दिया गया, विलयन का आयतन लीटर में पूछा है, कितने आयतन की आवश्यकता होगी, विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी, यानी कि भार का वैल्यू पूछा है 12। इसी बेस पे हम कह ना एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के बार बार पूछता है, क्वेश्चनों को घुमा के बार बार पूछता रहता है। जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 बताए ना, सेम 12 इसी बेस पे है, लेकिन देखो वैल्यू क्या दिया है। देखो मैं यहीं पर उसका जिक्र कर दे रहा हूं कि तुमको पता नहीं चले